आज मैं आपसे एक अजीब सा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इमेजिन कीजिए आपको एक ऑफर मिलता है एक टिकट का। ये टिकट आपको एक नए ग्रह, एक नई दुनिया, एक नए सूरज के पास ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहाँ इंसान ने आज तक सिर्फ टेलीस्कोप से देखा है। लेकिन इस टिकट के साथ दो शर्तें हैं। पहली शर्त, ये सफर 400 साल लंबा होगा। और दूसरी शर्त, ये एक वन वे टिकट है। आप, आपके बच्चे और उनके बच्चे कोई भी धरती पर वापस नहीं आ पाएंगे। तो क्या आप ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए, एक नई शुरुआत के लिए अपनी पूरी जिंदगी इस सफर के नाम कर देंगे? ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, ये एक रियल सॉलिड कॉन्सेप्ट है जिसे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट आज सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। ये इंसानियत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस और सबसे कंट्रोवर्शियल मिशन हो सकता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो वक्त और स्पेस के पार जाती है। ये कहानी है मिशन क्रिसालिस की, ह्यूमैनिटी के प्लान बी की। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, जाना कहाँ है? इतना बड़ा मिशन आखिर किस मंजिल के लिए? हमारा जवाब है अल्फा सेंट्योरी। अल्फा सेंट्योरी हमारा सबसे करीबी स्टार सिस्टम है। ये हमारी अर्थ से करीब 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। लाइट जो यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, उसे भी यहाँ पहुँचने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अल्फा सेंट्योरी कोई एक अकेला सितारा नहीं है, ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। यानी यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सूरज हैं। चलिए सबसे पहले इनकी फैमिली से मिलते हैं। इस सिस्टम के सेंटर में है एक डांसिंग पेयर, 2 सितारे जो ग्रेविटी के बंधन में बंधे हुए हैं और एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं जैसे कोई कॉस्मिक कपल हो। पहला सितारा है अल्फा सेंट्योरी ए। आप इसे हमारे सूरज का बड़ा भाई समझ सकते हैं। ये भी हमारे सूरज की तरह एक जी टाइप स्टार है, पीले सफेद रंग का, लेकिन थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा ज्यादा रोशन। इसका साथी है अल्फा सेंट्योरी बी। ये हमारे सूरज का छोटा भाई है। ये एक के टाइप स्टार है, थोड़ा छोटा, थोड़ा ठंडा और इसका रंग थोड़ा नारंगी है। ये दोनों सितारे एक दूसरे का चक्कर लगभग 80 सालों में पूरा करते हैं। तो अगर आप इनके सिस्टम में किसी प्लेनेट पर रह रहे हैं तो आपको आसमान में 2 सूरज दिखते, एक पीला और एक नारंगी। इमेजिन कीजिए वहाँ का सनराइज और सनसेट कैसा दिखता होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस डांसिंग जोड़ी से बहुत दूर एक तीसरा सितारा भी है। ये इस फैमिली का सबसे छोटा और सबसे दूर का रिश्तेदार है। इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंट्योरी। प्रोक्सिमा नाम का मतलब ही होता है सबसे नजदीक, और ये सच भी है। इन तीनों सितारों में से प्रोक्सिमा सेंट्योरी ही वो है जो इस वक्त हमारी धरती के सबसे करीब है। प्रोक्सिमा सेंट्योरी एक रेड ड्वार्फ है। ये सितारों की सबसे आम किस्म होती है। ये ए और बी के मुकाबले बहुत छोटे, बहुत ठंडे और बहुत ही डिम होते हैं। तो अब आप सोचेंगे, अगर ये इतना छोटा और बोरिंग है तो ये हमारी मंजिल क्यों है? क्योंकि इस छोटे से लाल सितारे के पास है हमारी सबसे बड़ी उम्मीद, एक एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंट्योरी बी। लेकिन इस प्रोक्सिमा बी में ऐसी क्या खास बात है? खास बात ये है कि साइंटिस्ट का मानना है कि प्रोक्सिमा बी कई मामलों में अर्थ जैसा हो सकता है। पहली बात, ये एक रॉकी प्लेनेट है, यानी इसकी सतह अर्थ की तरह ठोस है। ये कोई गैस जाइंट नहीं। दूसरी और सबसे एक्साइटिंग बात, ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन, जिसे गोल्डी लॉक जोन भी कहते हैं, वो एक परफेक्ट डिस्टेंस होता है जहाँ ना ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा ठंड। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। और ये तो हम जानते ही हैं कि जहाँ पानी है वहाँ जिंदगी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ सब कुछ परफेक्ट नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, प्रोक्सिमा सेंट्योरी एक रेड ड्वार्फ है जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। ये अचानक से पावरफुल फ्लेयर्स यानी रेडिएशन के तूफान छोड़ता है जो प्रोक्सिमा बी के एटमॉस्फेयर को तबाह कर सकते हैं। और हमें ये अभी तक भी अच्छे से नहीं पता कि इसके पास एटमॉस्फेयर है भी या नहीं। पर इन्हीं व्हाट इफ्स और मेबीज में तो एक्सप्लोरेशन का मजा है। इन 3 सितारों की सिस्टम में इस छोटे से ग्रह पर इंसानियत का अगला ठिकाना हो सकता है। यही वो उम्मीद की किरण है जिसके लिए हम 400 साल का सफर करने को तैयार हैं। 400 साल के सफर के लिए आपको एक कार या प्लेन जैसी चीज नहीं, आपको एक पूरी दुनिया चाहिए जिसे आप अपने साथ ले जा सकें। इस मिशन की कॉन्सेप्चुअल डिजाइन का नाम है द क्रिसालिस। ये एक तितली के कोकून जैसा है जिसके अंदर एक नया जीवन पनपता है।
ये स्पेसशिप ह्यूमैनिटी का कुकून होगा जिसके अंदर कई पीढ़ियां पलेंगी ताकि आखिरी जनरेशन एक नई दुनिया में आजाद हो सके। चलिए बात करते हैं इसके साइज की। आप इसका साइज सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसकी लंबाई प्रपोज की गई है लगभग 36 माइल्स यानी 58 किलोमीटर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, ये इतना लंबा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी। इसके अंदर 2400 लोग रहेंगे, एक पूरा शहर जो स्पेस के अंधेरे समंदर में तैर रहा होगा। लेकिन स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं होती, तो लोग यहाँ फ्लोट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सवाल। इसका सॉल्यूशन सिंपल फिजिक्स देती है, दैट इज रोटेशन। ये पूरा सिलेंडर अपनी एक्सिस पर घूमेगा। इस घूमने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी जो इसके अंदर की दीवारों पर लोगों को नीचे की तरफ दबाएगी। इससे आपको बिल्कुल अर्थ की ग्रेविटी जैसा ही फील होगा। इस जहाज के अंदर एक सेल्फ सस्टेनिंग क्लोज लूप इकोसिस्टम होगा। यहाँ हजारों पेड़ पौधे और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन बनाएंगे। यहाँ हर बूंद पानी का रिसाइकल किया जाएगा। यहाँ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए जमीन होगी। साथ में हाईटेक वर्टिकल फार्म्स और हाइड्रोपोनिक्स होंगे जहाँ बिना मिट्टी के फसलें उगाई जाएंगी। इस पूरी दुनिया को पावर देने के लिए इसके सेंटर में फ्यूजन रिएक्टर होंगे, एक ऐसी एनर्जी जो सूरज की तरह काम करती है। ये क्लीन और लगभग लिमिटलेस एनर्जी पैदा करती है। इसमें सिर्फ जिंदा रहने का सामान नहीं होगा, इसमें एक पूरी सोसाइटी को चलाने का सामान होगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल, सिनेमास, लाइब्रेरी, सब कुछ, हर वो चीज जो इंसान को सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बल्कि एक इंसान बनाती है। ये स्पेसक्राफ्ट बाहर से आने वाले खतरे से भी महफूज होगा। इसके चारों तरफ एक मल्टी लेयर शील्ड होगी जो डेंजरस स्पेस रेडिएशन और छोटे मोटे एस्ट्रॉइड से बचाएगी। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये प्लेनेट अर्थ का एक छोटा सा जिंदा टुकड़ा है जिसे हम एक बॉटल में बंद करके सितारों के पार भेज रहे हैं। तो ये है क्रिसालिस, टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल हर्डल्स। ये सब सुनने में किसी फैंटास्टिक ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के रास्ते में कुछ पहाड़ जैसी मुश्किलें भी हैं। प्रैक्टिकल और टेक्निकल हर्डल्स जिनका सॉल्यूशन अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। हर्डल नंबर 1, द कंस्ट्रक्शन। 58 किलोमीटर लंबा स्पेसक्राफ्ट ये इतना बड़ा है कि इसे जमीन पर बनाकर लॉन्च करना नामुमकिन है। इसे स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट में ही असेंबल करना पड़ेगा। इसमें इतने मटेरियल और इतने रिसोर्सेज लगेंगे जितना इंसानों ने आज तक यूज नहीं किया। ये एक ग्लोबल एफर्ट होगा जिसमें सारे देशों को मिलकर सदियों तक काम करना पड़ेगा। क्या हम इंसान ऐसा कर सकते हैं? हर्डल नंबर 2, द इंजन। 400 साल में अल्फा सेंट्योरी पहुंचने के लिए हमें लाइट की स्पीड के 15% तक जाना होगा, यानी लगभग 45,000 किलोमीटर पर सेकेंड। आज की हमारी रॉकेट्स इस स्पीड का 1% भी नहीं छू सकते। हमें फ्यूजन रॉकेट्स या एंटी मैटर इंजन जैसे एक्सोटिक टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल करनी होगी। ये अभी सिर्फ थ्योरीज में एग्जिस्ट करती है। हर्डल नंबर 3, द डेंजर्स ऑफ डीप स्पेस। 400 साल तक स्पेस में ट्रेवल करना एक माइनफील्ड से गुजरने जैसा है। कॉस्मिक रेज और सोलर फ्लेयर से बचने के लिए हमें एक ऐसी शील्ड चाहिए जो सदियों तक काम करे। रेडिएशन क्रू में कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन पैदा कर सकता है। इम्पैक्ट्स ऑन स्पेसशिप। एक छोटा सा कंकड़ भी जब इतनी हाई स्पीड पर टकराता है तो एक बॉम्ब जैसा असर होता है। जहाज को कॉन्स्टेंटली अपने रास्ते में आने वाले डिब्री से बचना होगा या उसे डिफ्लेक्ट करना होगा। एक भी गलती पूरे मिशन को आखिरी पल में खत्म कर सकती है। हर्डल नंबर 4, 100% रिलायबिलिटी फॉर 400 ईयर्स। जरा सोचिए, आपका फोन 4 साल में अजीब बिहेव करने लगता है। एक कार 20 साल में पुरानी हो जाती है। यहाँ हम ऐसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके हर सिस्टम को बिना फेल हुए 400 साल तक काम करना है। यहाँ कोई अर्थ से आकर आपकी मदद नहीं करेगा। जहाज पर मौजूद क्रू को हर चीज खुद से ठीक करनी होगी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक छोटे से पंप फेल होने का मतलब हो सकता है पूरे इकोसिस्टम का कोलैप्स। ये हर्डल्स इतने बड़े हैं कि इन्हें सॉल्व करने में शायद 100 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन इंसानियत की तारीख गवाह है, हम मुश्किलों से हारने वालों में से नहीं हैं। प्रोज एंड कॉन्स। प्रो, द सर्वाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये मिशन सिर्फ नट एंड बोल्ट्स और रॉकेट साइंस के बारे में नहीं है। इसकी गहराइयों में कुछ बहुत ही एथिकल और फिलोसफिकल सवाल छुपे हैं। सबसे बड़ा प्रो और सबसे बड़ा फायदा है सर्वाइवल।
इस यूनिवर्स में जहाँ तक हमें पता है, अर्थ ही ऐसी जगह है जहाँ लाइफ है, जहाँ कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी स्पीसीज जो यूनिवर्स के बारे में सोच सकती है और सवाल पूछ सकती है। अगर हम एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट या न्यूक्लियर वॉर में खत्म हो जाते हैं तो शायद यूनिवर्स हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। इस मिशन के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये हमारी कॉस्मिक ड्यूटी है कि हम इस कॉन्शियसनेस की आग को बुझने ना दें, इसे दूसरे स्टार्स तक फैलाएं। कौन? द एथिकल नाइटमेयर ऑफ द अनबोर्न। और अब सबसे बड़ा कौन? पहली जनरेशन तो वॉलंटियर्स होगी, लेकिन उनके बच्चों का क्या? उनसे तो किसी ने नहीं पूछा। उन्हें एक मेटल के ट्यूब में पैदा किया जाएगा, एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो उन पर थोप दी गई है। उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी, उनका पूरा जीवन एक एक्सपेरिमेंट होगा। क्या ये उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? क्या ये एथिकली अच्छा है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। प्रो, अ फ्रेश स्टार्ट फॉर ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत को एक रीसेट बटन दबाने का मौका देता है, हमारी सारी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नई बेहतर सोसाइटी बनाने का मौका, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब बराबर हों, जहाँ मकसद सिर्फ आगे बढ़ना हो, एक यूटोपिया बनने का चांस। कौन? द साइकोलॉजिकल टॉल। लेकिन क्या इंसान यूटोपिया के लिए बना है? 400 साल तक एक जगह पर बंद रहने का साइकोलॉजिकल असर क्या होगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया, डिप्रेशन, जनरेशंस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट। सोचो अगर 200 साल बाद क्रू का एक हिस्सा बगावत कर दे, अगर वो मिशन को आगे ले जाने से मना कर दें, एक छोटी सी सोशल प्रॉब्लम पूरे जहाज को सिविल वॉर में झोंक सकती है। इंसानी फितरत को 400 साल तक कंट्रोल में रखना शायद टेक्नोलॉजी बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। ये मिशन आखिर में एक सवाल पर आकर रुक जाता है, स्पीसीज का भला ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एक इंडिविजुअल की आजादी? और इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होगा। What this teaches us? ओके, तो ये मिशन शायद अगले 100-200 साल तक लॉन्च नहीं होने वाला, तो फिर हम आज इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? Why does this matter now? क्योंकि इस तरह के ग्रैंड चैलेंजेस हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। चांद पर जाने के लिए हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई, जैसे जीपीएस, माइक्रोचिप्स, मेडिकल सेंसर्स, वो आज हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हैं। उसी तरह क्रिसालिस जैसे मिशन के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जो आज साइंस फिक्शन लगती है। लिमिटलेस क्लीन एनर्जी, परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम्स, एडवांस एआई, न्यू मेडिसिन्स, ये सारी चीजें इस मिशन के साइड इफेक्ट्स के तौर पर डेवलप होंगी और अर्थ पर हम सबकी लाइफ को बेहतर बनाएंगी। ग्लोबल कोऑपरेशन। इतना बड़ा मिशन कोई एक देश अकेला नहीं कर सकता, इसे पूरी दुनिया को मिलकर करना होगा। ये हमें आपस की लड़ाइयाँ भुलाकर एक कॉमन गोल के लिए काम करना सिखा सकता है। ये इंसानियत को अमेरिकन्स, इंडियंस या चाइनीज की तरह नहीं, बल्कि अर्थलिंग्स की तरह सोचना सिखा सकता है। इंस्पिरेशन एंड पर्सपेक्टिव। सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमें इंस्पायर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम छोटी छोटी चीजों से कई बढ़कर हैं। जब हम सितारों के बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी अर्थ की कीमत समझ आती है। ये नीला मोती कितना अनमोल है। ये मिशन हमें आईना दिखाता है कि हमें अपने इस घर को बचाना है और साथ ही साथ आगे बढ़ने के सपने भी देखने हैं। इस मिशन के बारे में सोचना हमें बेहतर इंसान बनाता है। ये हमें फ्यूचर के बारे में सोचना सिखाता है और साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना सिखाता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिशन क्रिसालिस की। एक 400 साल का सफर जो साइंस, फिलॉसफी, एथिक्स और इंसानी हिम्मत की हर हद को चैलेंज करता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका पहला चैप्टर कुर्बानी से लिखा जाएगा और आखिरी चैप्टर एक नई उम्मीद से। एक ऐसी पीढ़ी जो सफर शुरू करेगी और एक ऐसी जनरेशन जो मंजिल पाएगी। ये मिशन इस बात का सबूत है कि इंसान के सपने कितने बड़े हो सकते हैं कि जब हम मिलकर काम करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। चाहे वो समंदर पार करना हो, चांद पर कदम रखना हो या सितारों को अपना घर बनाना हो। तो अब मैं आखिरी बार आपसे वही सवाल पूछता हूँ, सारी अच्छाई, बुराई, सारी खतरे और सारी उम्मीदों को सुनने के बाद अगर आपको उस पहली जनरेशन का हिस्सा बनने का मौका मिले, एक वन वे टिकट टू बिल्ड अ न्यू वर्ल्ड, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ या ना? अपना जवाब और उसके पीछे के रीजन नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे आप सबके पर्सपेक्टिव को पढ़ने में बहुत मजा आता है।
अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही माइंड बेंडिंग टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और नए सवाल, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। I'll see you in the next one.